नमस्ते दोस्तों। हिंदी की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी मुलायम चारा। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ड्राइवर नया था और रास्ता भूल रहा था। मैंने कोई आपत्ति नहीं की। एक अजनबी गोल ऊंची इमारत के पोर्च में पहुंचकर उसने अपनी एम्बेसडर कार खड़ी कर दी और मेरे सम्मान में अपनी सीट छोड़कर बाहर निकल लिया। 5 सितारा किसी होटल के दरबान की मुद्रा में एक संतरी आगे बढ़ा और उसने मेरी दिशा का एम्बेसडर दरवाज़ा खोला। मैं एम्बेसडर से नीचे उतर ली। ऊंची इमारत के शीशेदार गोल दरवाजे से बाहर तैनात दूसरे संतरी ने मुझे सलाम ठोंका और सरकते उस गोल दरवाजे का एक खुला अंश मेरी ओर ला घुमाया। आपका बटुआ मैडम। ड्राइवर लपकता हुआ मेरे पास आ पहुंचा। इसे गाड़ी में रहने दो। मैंने अपने कंधे उचकाए और मुस्कुरा पड़ी। स्कूल में हमें शिष्टाचार सिखाते हुए किस टीचर ने लड़कियों की भरी जमात में कहा था, अ लेडी शुड ऑलवेज बी सीन कैरिंग अ पर्स, अर्थात एक भद्र महिला को अपने बटुए के साथ दिखाई देना चाहिए। 40 बरस पूर्व, 42 बरस पूर्व, जब मैं 10वीं जमात में थी या 8वीं में। मैंने गोल दरवाज़ा पार किया। सामने लॉबी थी। उसके बाएं कोने में काउंटर था और इधर उधर सोफे बिछे थे। कुछ सोफ़ों पर हाथ पैर पसारे कुछ लोग बैठे थे। मैं यहाँ क्या कर रही थी? तभी एक पहचानी सुगंध मुझ तक तैरी। मेरे पति यहीं कहीं थे क्या? सुगंध की दिशा में मैंने अपनी नज़र दौड़ाई। बेशक वही थे, यहीं थे, ऊर्जस्वी एवं तन्मय, मुझसे कम अज कम 20 साल छोटी एक नवयुवती के साथ। मेरी उम्र के 53 वर्षों ने मुझे खूब पहना ओढ़ा था, किंतु मेरे पति अपने 50 वर्षों से कम उम्र के लगते। इधर 2-3 वर्षों से उनके कपड़ों की अलमारी में रेशमी रुमालों और नेक टाइयों की संख्या में निरंतर और असीम वृद्धि हुई थी। बेशक अपनी उम्र से कम लगने का वो एक निमित्त कारण ही था, समवायी नहीं। मैं लॉबी के काउंटर की ओर चल दी। वहाँ लगभग 30 वर्ष की एक युवती 3 टेलीफोनों के बीच खड़ी थी। सफ़ेद सूती ब्लाउज के साथ उसे बनावटी जॉर्जेट की काली साड़ी पहन रखी थी। किसने कभी बताया था मुझे, सफ़ेद और काले रंग को एक साथ जोड़ने से पैशाचिक शक्तियाँ हमारी ओर आकर्षित होकर हमारे गिर्द फड़फड़ाने लगती हैं। इशारे से हम उन्हें अपने बराबर भी ला सकते हैं, उन्हें अपने अंदर उतार सकते हैं, बिखेर सकते हैं, छितरा सकते हैं। कहिए मैम। युवती मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। उधर उन अधेड़ सज्जन के साथ लाल कपड़ों वाली जो नवयुवती बैठी हंस बतिया रही है, वो कौन है? मैंने पूछा। सॉरी। काउंटर वाली युवती ने तत्काल एक टेलीफोन का चोंगा हाथ में उठाया और यंत्र पर कुछ अंक घुमाने लगी। जासूसी में हम किसी की सहायता करने में अक्षम रहते हैं, बदतमीजी दिखाने में नहीं। मैं भड़क गई। आप कौन हैं मैम? काउंटर वाली युवती चौकस हो ली। एक उपेक्षित पत्नी, मैंने कहा। मार्क ट्वेन ने कहाँ लिखा था, व्हेन इन डाउट टेल द ट्रूथ, अर्थात जब आशंका हो तो सच बोल दो। मैं आपका परिचय जानना चाहती थी। काउंटर वाली युवती फिर से टेलीफोन यंत्र पर अंक घुमाने लगी। आप परिचय नहीं देना चाहती तो ना दीजिए। यकीन मानिए, अजनबियों में हमारी दिलचस्पी शून्य के बराबर रहती है। आप फिर बदतमीजी दिखा रही हैं। मैं चिल्ला उठी। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप हैं कि टेलीफोन से खेल रही हैं? मेरे पति भी अक्सर ऐसा किया करते। जैसे ही मैं उनके पास अपनी कोई बात कहने को जाती, वे तत्काल किसी टेलीफोन वार्ता में स्वयं को व्यस्त कर लेते। बल्कि इधर अपने मोबाइल के संग वो कुछ ज़्यादा ही एंगेज्ड रहने लगे थे। फ़ोन पर बात ना हो रही होती तो एसएमएस देने में स्वयं को उलझा लिया करते। और तो और अपने मोबाइल फ़ोन की पहरेदारी ऐसी चौकसी से करते कि मुझे अपने वैवाहिक जीवन के शुरुआती साल याद हुआते, जब मेरी खबरदारी और निगरानी रखने के अतिरिक्त उन्हें किसी भी दूसरे काम में तनिक रुचि न रहा करती। भारतीय प्रशासनिक सेवा में हम दोनों एक साथ दाखिल हुए थे सन 77 में, और 78 आते आते हम शादी रचा चुके थे, भिन्न जाति समुदायों से संबंध रखने के बावजूद। बदतमीजी तो आप दिखा रही हैं। काउंटर वाली युवती की आवाज़ भी तेज हो ली।
मैं केवल अपना काम कर रही हूँ। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या मैम? तभी एक अजनबी नवयुवक मेरे समीप चला आया। उसकी कमीज सफ़ेद सूती थी, अच्छी और तीखी कलफ की, बखूबी क्रीजदार। मुझे उस नवयुवती के बाबत जानकारी चाहिए। मैं विपरीत दिशा में घूम ली। काउंटर वाली युवती से बात करते समय अपने पति के सोफे की तरफ मेरी पीठ होली थी। किस नवयुवती की बाबत जानकारी चाहिए मैम? मेरे पति वाला सोफ़ा अब खाली था। मैं पुनः काउंटर की ओर अभिमुख हुई। उधर उस किनारे वाले सोफे पर मेरे पति लाल कपड़ों वाली एक नवयुवती के साथ बैठे थे। वे दोनों कहाँ गए, कब गए? कौन दोनों? काउंटर वाली युवती ठठाई। मैंने वे दोनों आपको हंसते बतियाते हुए दिखलाए थे, मैंने कहा। एक अधेड़ और एक नवयुवती। सॉरी, काउंटर वाली युवती ने मुझसे अपनी आंखें चुरा ली। मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो। गुस्से से मैं कांप उठी। उन्हें उधर एक साथ बैठे देख कर ही तो मैं तुम्हारे पास आई थी। सॉरी, काउंटर वाली युवती ने मुझसे अपनी आंखें चुरा ली। मैं कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो। गुस्से से मैं कांप उठी। उन्हें उधर एक साथ बैठे देख कर ही तो मैं तुम्हारे पास आई थी। सॉरी, काउंटर वाली ने अपने दांत निपोरे। मेरे पास निपटाने को बहुत काम बाकी हैं। मैं आपकी तरह खाली नहीं हूँ। मेरा समय कीमती है, व्यर्थ नहीं गंवा सकती। आप मुझे बतलाइए मैम। अजनबी नवयुवक ने एक मंद हास्य के साथ स्वयं को प्रस्तुत किया। मैं ज़रूर आपकी सहायता करना चाहूँगा। मेरे पति की एक गर्लफ्रेंड है, मैंने कहा। मुझे उसका नाम और पता चाहिए। आपके पति का नाम और पता? अजनबी युवक का स्वर दुगना विनम्र हो उठा। उसके चेहरे पर सहानुभूति भी आन बैठी। मेरे बटुए में है। और आपका बटुआ? बाहर एम्बेसडर में रखा है। एम्बेसडर का नंबर? मुझे याद नहीं। ड्राइवर का नाम? ड्राइवर नया है, लेकिन वो आपको ज़रूर पहचान लेगा। आप जैसे ही बाहर निकलेंगी वो आपके पास दौड़ा चला आएगा। ठीक है, मैं अपना बटुआ लेकर लौटती हूँ। लॉबी में तैनात एक तीसरे संतरी ने शीशेदार गोल दरवाजे का खुला अंश मेरे सामने ला आवर्तित किया, एक सलाम के साथ। बाहर पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां एम्बेसडर थीं। सभी का रंग सफ़ेद था और कतार में खड़े सभी ड्राइवर एक सी सफ़ेद वर्दी में थे। आपके ड्राइवर को बुलवाएं मैम? अंदर आते समय जिन दो संतरियों ने मेरे संग जी हुजूरिया बरती थी, वे दोनों मेरे सामने आ खड़े हुए। हाँ, केवल ड्राइवर, गाड़ी नहीं, मैंने कहा। वो मुझे मेरा बटुआ ला देगा। लीजिए मैडम। कतार तोड़कर एक ड्राइवर मेरे पलक झपकते झपकते मेरे बटुए के साथ प्रकट हुआ। बटुआ मैंने उसके हाथ से ले लिया। चाय पियोगे? मैंने पूछा। ओट में खड़े वे दोनों संतरी भी मेरे पास चले आए। बटुआ खोलकर मैंने 50 रुपये का नोट ड्राइवर के हाथ में ला थमाया। तीनों लोग एक साथ चाय लेना। जी मैडम। तीनों ने संवेद स्वर में चाय की पावती का आभार माना और फिर मुझे सलामी दी, अपना शीशेदार गोल दरवाज़ा मेरी दिशा में सरकाते हुए। मैं लॉबी में लौट ली। आप अपना बटुआ ले आई मैम? मुझे देखते हुए अजनबी नवयुवक मेरी ओर बढ़ाया। अपने बटुए से अपने पति का कार्ड मैंने निकाला और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसका नाम पढ़कर वो मुस्कुराया। तुम उन्हें जानते हो? मैंने पूछा। जी मैम। लाल कपड़े वाली उस नवयुवती को भी? जी मैम। आप उससे मिलना चाहेंगी? वो यहीं काम करती है? जी मैम। लिफ्ट से जाना होगा। लिफ्ट मेरे लिए नई थी, लेकिन मैं उसमें सवार हो ली। रास्ते भर लिफ्ट में कई यात्री अपने अपने गंतव्य तल पर पहुंचने के लिए उस पर चढ़ते और उतरते रहे। अलबत्ता अंक 10 तक आते आते लिफ्ट में केवल मैं और वो अजनबी नवयुवक ही रह गए। अंक 11 में जैसी ही रोशनी चमकी, उसने स्टॉप का बटन दबा दिया। लिफ्ट रुक गई। आइए। नवयुवक ने अपना पैर लिफ्ट छोड़ने के लिए बढ़ाया तो मेरी निगाह उसकी पतलून पर जम गई। पतलून काली थी, उसके जूतों की तरह। वो नवयुवती यहाँ बैठती है? मैंने लिफ्ट न छोड़ी। जी मैम। अजनबी नवयुवक की आवाज़ गूंजी। अभी आपसे मिलवाता हूँ मैम। आप आइए तो मैम। लिफ्ट के सामने वाली दीवार बंद थी। बाईं एक दरवाज़ा लिए थी और दाईं एक खिड़की। दरवाज़ा आयताकार था और खिड़की मेहराबी। वो खिड़की की ओर बढ़ लिया।
इस पूरी इमारत में ये एक अकेली खिड़की है जिसमें एयर कंडीशनर फिट नहीं हुआ है। वो नवयुवती यहाँ बैठती है। अपनी आवाज़ की कमान मैं अपने वश में रखे रही। 11वें तल पर? जी मैम। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोल दी। अभी आपसे मैं मिलवाता हूँ। खिड़की के पट घिराव की दशा में न खुले, बाहर दीवार में खुले। दरवाज़ा खुलवाएं? मैंने पूछा। पहले इस खिड़की पर आए मैम। उसकी आवाज़ में दोहरी गूंज ग्रहण कर ली। इसका ये दर्रा देखिए, इसकी मेट देखिए, इसकी ढलान देखिए। नहीं, पहले दरवाज़ा खुलवाएंगे। मैं दरवाजे की ओर बढ़ ली। आप मेरी बात सुनती क्यों नहीं मैम? उसने मेरे हाथ का बटुआ हथिया लिया। मानती क्यों नहीं? तभी एक जोरदार तिलमिली और गुबार भरी गर्द मुझ पर टूट पड़ी। दूर पार उनकी दिशा में उसने मुझे उछाला था क्या? मेरा सिर घूम गया और मेरी समूची देह चक्कर खाने लगी। अस्थिर अरक्षित आकाश में, सूरज को छूती हुई, हवा को चीरती हुई, 11वें तल की ऊंचाई को पीछे छोड़ती हुई, भूतल तक, गोल गोल गोल, खाली हाथ, तिरछे पांव, चिटकने फूटने हेतु, स्थावर शरण धरा के गतिरोध पर एक धमक के साथ। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी मुलायम चारा। पति की प्रेमिका का पता लगाने आई पत्नी की षड्यंत्रकारी हत्या की कहानी अभी आप सुन रहे थे। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।